In today's topic, we will discuss about enzymology of DNA replication. So, what are the enzymes involved in DNA replication? We will discuss in this. There are many enzymes and protein factors which are participating in DNA replication. In this table, you can see in the first column there are many proteins given, and in the second column there is given a molecular weight of this particular protein, and in the third column it is given the subunits of variable proteins and what are the function of these proteins. So first protein which is participating in DNA replication is DNA A protein, whose molecular weight is 50,000, and one subunit is there, and it is responsible for the recognition of origin, mean origin of replication को recognize करने का काम करता है DNA A प्रोटीन. DNA B प्रोटीन DNA बी प्रोटीन जो है वो उसकी जिसका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो है 3 लाख अराउंड 3 लाख है, और इसकी जो सब यूनिट्स हैं वो 6 सब यूनिट्स हैं. और ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? ये डबल स्टैंडर्ड जो DNA होता है उसको खोलने का काम करता है. इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओपनिंग ऑफ डबल स्टैंडर्ड DNA. और जो DNA C प्रोटीन है उसका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो है 29,000, और उसकी सब यूनिट है 1, और विच इज़ यूज्ड फॉर द असिस्टेंसी टू असिस्ट DNA B बाइंडिंग. मतलब DNA B बाइंड करे, उसको असिस्ट करने का काम करता है, उसको इनिशिएशन या उसको हेल्प करता है एक तरीके से कि वो डबल स्टैंडर्ड DNA से बाइंड करे और उसको ओपन करे. ठीक है, तो एक तरफ से DNA C का काम है टू हेल्प DNA B प्रोटीन. DNA पॉलीमरेज हमने देखा ही है वो मतलब इस DNA पॉलीमरेज जो है वो प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स में दोनों डिफरेंट नंबर्स में होते हैं. प्रोकैरियोट्स में 3 होते हैं और 2 और होते हैं प्रोकैरियोट्स में, बट उनका रोल मतलब मेंशन नहीं है. और यूकैरियोट्स में वेरिएबल नंबर के होते हैं. तो DNA पॉलीमरेज का मेन क्या काम है? इलोंगेट द DNA स्ट्रैंड. DNA स्ट्रैंड्स को इलोंगेट करने का काम करते हैं DNA पॉलीमरेज. DNA G प्रोटीन जो है उसका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो होता है 60,000 और सब यूनिट है 1, और उसका फंक्शन है टू सिंथेसाइज RNA प्राइमर. RNA प्राइमर सिंथेसाइज करने का काम करता है DNA G प्रोटीन. SSB प्रोटीन क्या है? सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन. ये 75,600 मॉलिक्यूलर वेट है इसकी 4 सब यूनिट्स होती हैं, और ये सिंगल स्ट्रैंड में जाके बाइंड करता है और इसकी सिंथेसिस करता है. DNA टोपो आइसोमरेज, इसका भी मॉलिक्यूलर वेट अराउंड 4 लाख है और इसकी सब यूनिट्स हैं 4. इट इज़ यूज फॉर द रिलीज ऑफ सुपर कॉइल कॉन्स्टेंट. मीन ये जो कॉइलिंग होती है तो इसमें एक नेगेटिव सुपर कॉइलिंग होती है, एक पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग होती है. मतलब वाइंडिंग और अनवाइंडिंग. जैसे आप तार होता है, एक तार आपने लिया, ठीक है, और उसको आप जब खींचते हो तो वो टाइटली स्ट्रेच हो जाता है. ठीक है, जब टाइटली स्ट्रेच हो जाता है तो वाइंडिंग कंडीशन होती है, और जब आप उसको लूज़ कर दोगे तो वो अनवाइंड, मतलब कि जब उसको खोल दोगे तो वो अनवाइंड हो जाएंगे, और जो डबल हो रखे हैं, डबल वायर्ड है, वो सिंगल वायर में कन्वर्ट हो जाएगा. एज अगर आप 2 तार को एक साथ लेके जॉइन करके देखते हो तभी आप इसको रिलेट कर सकते हो. और जो वो वाइंड फॉर्म में है, मतलब दोनों तार एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और अगर आपने उसको खोल दिया तो वो अनवाइंड फॉर्म में. तो टोपो आइसोमेरेज का जो मेजर काम है वो यही है, नेगेटिव सुपर कॉइलिंग एंड पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग. पॉजिटिव मतलब उसको वाइंडिंग करना, नेगेटिव मतलब उसको खोलना, अनवाइंड करना. ठीक है, ये काम होता है. अब DNA पॉलीमरेज की बात करें और प्रोकैरियोट्स की बात करें तो इसमें 3 मेजर टाइप के होते हैं. तो सबसे पहला टाइप जो है वो है DNA पॉलीमरेज फर्स्ट. तो ये जो है ये DNA डिपेंडेंट DNA पॉलीमरेज सबसे पहले जो डिस्कवर किया था वो आर्थर कॉर्नबर्ग ने किया था 1958 में, और इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था फिजियोलॉजी और मेडिसिन में 1959 में. तो इसका जो काम है वो 5 to 3' पॉलीमराइजेशन और एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी परफॉर्म करता है, प्रूफ रीडिंग. और
जो डीएनए पॉलीमरेज सेकेंड एंड थर्ड है उनको भी आइडेंटिफाई किया। जब फर्स्ट आइडेंटिफाई हो गया उसके बाद सेकेंड एंड थर्ड भी आइडेंटिफाई किया गया बाय द यूज़ ऑफ एक्सपेरिमेंट बाय यूजिंग म्यूटेटेड इकोलाई सेल लाइन। हमने म्यूटेटेड इकोलाई सेल लाइन ली एक्सपेरिमेंटली, उसमें हमने चेक किया और हमने आइडेंटिफाई किया कि डीएनए पॉलीमरेज सेकेंड और थर्ड भी होते हैं जिनके स्पेसिफिक फंक्शंस हैं। तो डीएनए फर्स्ट सेकेंड थर्ड इन सब में जो कॉमन एक्टिविटी है जो सब परफॉर्म करते हैं बायोलॉजिकल एक्टिविटी वो ये है कि 5 to 3' पॉलीमरेज एक्टिविटी मतलब पॉलीमराइजेशन करना, और एक्सोन्यूक्लियस मतलब जो पॉलीमराइजेशन हो रहा है, जो रेप्लिकेशन की प्रोसेस हो रही है, जुड़ रहे हैं आरएनए प्राइमर और आगे बढ़ रही है प्रोसेस, तो उसको प्रूफ रीडिंग भी होती है, उसकी चेकिंग होती है कि वेदर द सीक्वेंसेज आर अरेंज सिक्वेंशली और राइटली और नॉट, मतलब कोई गलत सीक्वेंस तो एक दूसरे से नहीं जुड़ गया है। तो इस वजह से प्रूफ रीडिंग भी होती है जिसको एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी कहते हैं। ठीक है, डीएनए पॉलीमरेज जो ई कोलाई में होते हैं वो ये टैबुलर फॉर्म में दिया है कि डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट सेकंड थर्ड यहाँ पे दिए हुए हैं, और ये जो है एक टैबुलर फॉर्म में दिया है। ठीक है, तो इसमें जो पहला है वो है स्ट्रक्चरल जीन का, स्ट्रक्चरल जीन दिया हुआ है, और इसमें जो स्ट्रक्चरल जीन है डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट की वो है पॉलीमरेज ए, सेकंड का पॉलीमरेज बी, थर्ड का पॉलीमरेज सी। अब इनकी सब यूनिट्स की बात करें नंबर ऑफ़ डिफरेंट टाइप्स की, तो जो फर्स्ट है उसमें 1 होता है सब यूनिट, सेकंड में 7 और थर्ड में मोर देन 10। जो मोलिकुलर वेट है वो डिफरेंट है सबका। ठीक है, सबका कोई 1000 में है, कोई लाख्स में है। और 3 to 5 जो एक्सोन्यूक्लियस प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी है वो सब में पाई जाती है फर्स्ट सेकंड थर्ड में, लेकिन 5 to 3' जो इंटरन्यूक्लियस एक्टिविटी मतलब 3 प्राइम से 5 प्राइम जो मूवमेंट हो रहा है एक्सोन्यूक्लियस प्रूफ रीडिंग का, मतलब जैसे जैसे 5 to 3' तो रेप्लिकेशन की प्रोसेस होती है, नए नए आरएनए प्राइमर जुड़ते रहते हैं, और 5 to 3 डायरेक्शन में रेप्लिकेशन हो रहा है। लेकिन जो प्रूफ रीडिंग होती है वो उल्टे साइड होती है, मतलब 3' to 5', मतलब जो जो नए स्टैंड्स बन गए उनकी पीछे से फिर उधर जो जहाँ से वो जोड़ है उधर साइड प्रूफ रीडिंग की एक्टिविटी परफॉर्म होती है। तो वो तो सब में पाई जाती है डीएनए पॉलीमरेज में, लेकिन जो 5 to 3' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी है वो सिर्फ डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट में पाई जाती है। तो ये इसका यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स है, मतलब ये 5 to 3' भी एंडोन्यूक्लियस एक्टिविटी परफॉर्म करता है, और जो रिमेनिंग फर्स्ट सेकेंड और थर्ड है उसमें देखो आप 5 to 3' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी नहीं है। ठीक है, और पॉलीमराइजेशन रेट जो है, जैसे कि इसका मतलब होता है न्यूक्लियोटाइड्स पर सेकेंड कितनी जल्दी जुड़ रहे हैं, पॉलीमराइजेशन का रेट क्या है, तो 16 to 20 न्यूक्लियोटाइड्स पर सेकेंडली जुड़ रहे हैं फर्स्ट के थ्रू, सेकेंड 40 न्यूक्लियोटाइड्स जोड़ता है, और थर्ड 250 to 1000। सो मतलब सबसे ज़्यादा जो पॉलीमराइजेशन का रेट है वो किस में है, थर्ड में। प्रोसेसिविटी न्यूक्लियोटाइड्स एडेड बिफोर पॉलीमरेज डिसोसिएट, पॉलीमरेज डिसोसिएट होने से पहले कितने न्यूक्लियोटाइड्स ऐड हो गए उन उसको बोलते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं प्रोसेसिविटी, कितना प्रोसेस हो चुका है। तो वो जो होता है प्रोसेसिविटी का रेट क्या है, फर्स्ट में 3 to 200 न्यूक्लियोटाइड्स ऐड हो जाते हैं पॉलीमरेज डिसोसिएट होने से पहले, और सेकेंड 1500, और थर्ड मोर देन 5 लाख। सो प्रोसेसिविटी में भी पॉलीमराइजेशन में भी थर्ड जो है वो मेजर मतलब आपका डीएनए पॉलीमरेज मेजर रोल प्ले करता है, और इट इज़ द मेन इम्पॉर्टेंट एंजाइम फॉर द डीएनए पॉलीमरेज इन ई कोलाई। ठीक है, तो डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट का रोल क्या है, तो इसका जो मेजर रोल है वो है प्रूफ रीडिंग का और फिलिंग गैप्स फिल करने का। जब आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करता है और वो आगे बढ़ता है तो गैप आ जाता है जब, तो उसको फिल करने का काम करता है, और कहीं डीएनए डैमेज हो गया है तो उसे रिपेयर करने का भी काम कौन करता है, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट। और डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट में 2 एंड्स होते हैं, एन टर्मिनल और सी टर्मिनल, जिसे एन एंड और सी एंड भी बोलते हैं, और इसको हम ब्रेक करते हैं कैरोइड एंजाइम से। ये एक एंजाइम है जो कि क्या करता है, प्रोटीन को ब्रेक करता है, एक टाइप का एंजाइम है। ठीक है, इसको
ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है कैरॉइड, ठीक है। तो ये एक एंजाइम है जो कि किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, फॉर ब्रेकिंग द प्रोटीन। तो ये इसने ब्रेक कर दिया एक स्मॉल फ्रेगमेंट में डीएनए पॉलीमरेज को, एक लार्ज फ्रेगमेंट में, ठीक है। तो जो स्मॉल फ्रेगमेंट है वो कितने अमीनो एसिड्स का है, 323 अमीनो एसिड्स का, और उसमें क्या एक्टिविटी है, 5 to 3 डैश एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी, जो इसका यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स है, अभी हमने टेबल में पढ़ा था, ठीक है। और जो लार्ज फ्रेगमेंट है वो कितने अमीनो एसिड्स का है, तो 604 अमीनो एसिड्स का, जिसको हम क्लीन आउट फ्रेगमेंट भी बोलते हैं, ठीक है। और जिसमें डीएनए पॉलीमराइजेशन की एक्टिविटी भी होती है और 3 to 5 डैश एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी भी होती है, ठीक है। तो ये इसका यूनिक कैरेक्टर है कि क्लीन आउट फ्रेगमेंट हम किसको बोलते हैं, लार्ज फ्रेगमेंट को। कैसे ये बनते हैं दोनों फ्रेगमेंट, वो बनते हैं जब हम कैरॉइड से ट्रीट करते हैं, या फिर इसके और भी बहुत से जैसे पेपेन है, पेप्सिन है, ये सारी जो एंजाइम्स हैं, ये प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स कहते हैं हमें ने, कि जो कि प्रोटीन्स को ब्रेक करती हैं, ठीक है। जब इनसे हमने ट्रीट कराया डीएनए पॉलीमरेज को, तो ये दो फ्रेगमेंट्स में टूट गया, और ये इसकी एक्टिविटीज़ होती है डिफरेंट। अब हम डीएनए पॉलीमरेज सेकेंड की बात करते हैं। तो सेकेंड का वैसे तो कोई मेजर फंक्शन नहीं है, लेकिन इसका टेम्परेरी फंक्शन है। जब दोनों फर्स्ट और थर्ड काम नहीं करते हैं तब इसका काम आता है, जैसे कि सिंथेसिस के लिए कहीं पे डैमेज टेम्पलेट है, उसकी सिंथेसिस के लिए इसका पार्टिसिपेशन होता है, और ये डीएनए रिपेयर में भी काम आता है, ठीक है। तो इसका कोई मेजर रोल नहीं है, लेकिन जब ये दोनों फंक्शन नहीं कर पाएंगे तब इसका रोल आएगा। थर्ड is the major enzyme which is responsible for highest polymerization activity as we have seen in the tabular form, कि इसका जो न्यूक्लियोटाइड का जोड़ने का काम करता है, ये 10⁵ न्यूक्लियोटाइड पर मिनट में जोड़ देता है। और इसका जो ये हेट्रोडाइमर एंजाइम है, और जिसमें 10 डिफरेंट सब यूनिट्स होती है। इसमें सब यूनिट्स कितनी हैं, 10। और ये जो एंजाइम है वो ट्रू एंजाइम है, जो कि इलोंगेशन प्रोसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। स्ट्रक्चर क्या है, देखो आप यहाँ पे दिया हुआ है, अल्फ़ा होता है, और ये थीटा है, ये टाउ प्रोटीन है, ये बीटा टू डाइमर है, और ये गामा कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। तो ये ओवरऑल 5 इसमें सब यूनिट्स होती हैं, और 5 हैं, लेकिन उनके डबल डबल मतलब वो डबल में पाए जाते हैं, इसलिए ये 10 टोटल सब यूनिट्स हो जाती हैं, ठीक है। तो इसमें जो जो मेजर में है उनका फंक्शन मैंने बता रखा है, जैसे कि अल्फ़ा, जिसका फंक्शन है 5 to 3 डैश पॉलीमराइजेशन एक्टिविटी, और जो सिग्मा है उसका रोल है 3 to 5 डैश एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी, और इसका रोल रेप्लिकेशन फाइडिलिटी में भी आता है, इंश्योर करने के लिए। फाइडिलिटी का मतलब आपको पता है, मैंने पहले भी बताया, एक्यूरेसी, डीएनए रेप्लिकेशन कितना एक्यूरेसी के साथ काम कर रहा है उसको बोलते हैं फाइडिलिटी, ठीक है। तो उसको भी इंश्योर करता है एप्सिलॉन। और थीटा जो है वो मेंटेन करता है हेट्रोडाइमर स्ट्रक्चर, थीटा से हेट्रोडाइमर स्ट्रक्चर जो है इस एंजाइम का वो मेंटेन रहता है। तो ये आप देख सकते हो एक नॉर्मल स्ट्रक्चर कि कैसे नया स्ट्रैंड तैयार होता जा रहा है, और डीएनए का स्ट्रक्चर बनता जा रहा है डबल स्ट्रैंड से सिंगल स्ट्रैंड में कन्वर्ट हो रहा है, रेप्लिकेशन की प्रोसेस हो रही है। यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि यहाँ पे टेम्पलेट डीएनए है जो डार्क ब्लू कलर का है, डार्क ब्लू कलर का जो ये है स्ट्रैंड वो है टेम्पलेट डीएनए स्ट्रैंड। यहाँ पे जो ये न्यूली लाइट ब्लू कलर का फॉर्म हो रहा है ये है न्यू फॉर्म डीएनए स्ट्रैंड। और ये जो क्लैम्प स्ट्रक्चर है ये है बीटा क्लैम्प, ये डीएनए पॉलीमरेज थर्ड का ही सब यूनिट है, बीटा सब यूनिट क्लैम्प। और ये डीएनए पॉलीमरेज थर्ड का कोर प्रोटीन है, ठीक है। डीएनए पॉलीमरेज थर्ड ही मेजरली इसमें रोल प्ले करता है। और न्यूक्लियोटाइड कहाँ पे ऐड हो रहे हैं, 3 डैश एंड में, ठीक है, क्योंकि इस डायरेक्शन में ही रेप्लिकेशन हो रहा है 5 to 3 डैश डायरेक्शन में, और यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड ऐड होते रहते हैं, और डीएनए का जो सिंथेसिस होता रहता है वो 5 to 3 डैश डायरेक्शन में होता रहता है, ठीक है। तो ये है ओवरऑल एंजाइम्स पार्टिसिपेटिंग इन
prokaryotes. Now we will discuss about in the next video about the enzymes participating in यूकैरियोट्स, क्योंकि प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स में डिफरेंट सिंथेसिस होती है, मतलब जो प्रोसेस है वो डिफरेंट है, तो एंजाइम्स भी डिफरेंट होंगे ऑब्वियसली। तो अभी हमने पढ़ा प्रोकैरियोट्स में क्या एंजाइम पार्टिसिपेट करते हैं, अब हम दूसरे वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे कि कौन से एंजाइम पार्टिसिपेट करते हैं यूकैरियोट्स में। ओके, थैंक यू।